आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताज का सिलसिला जारी है। लियारी टाउन और रातगो टाउन में पीपल्स पार्टी टाउन चेयरमैन लाने की पोजीशन में कामयाब हो गए हैं, जबकि लाकताबाद टाउन और गुलबर्ग टाउन में जमात इस्लामी ने क्लीन स्वीप किया है। दोनों टाउन में जमात इस्लामी अपने टाउन चेयरमैन लाने में कामयाब हो गए हैं। लियारी के 11 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पर पीपल्स पार्टी और एक पर पीटीआई कामयाब हुई है। लियारी में पीपल्स पार्टी और सदर टाउन ने पीटीआई टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन लाने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 यूसी हासिल करके जिला साउथ का सदर टाउन अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर में 4 यूनियन कमेटियां जीतने में कामयाब रही। डीआरओ ऑफिस में मुकम्मल नतीजा मुरतब करने का सिलसिला जारी है। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कौन सी जमात आगे है, कौन सी जमात पीछे है, हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताज का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा। आपका शहर कराची में जो है वो अब नताए जाने का सिलसिले में तेजी आ गई है और शहर के मुख्तलिफ टाउनों से अब जो रिजल्ट है वो बड़ी तादाद में मौसूल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर मलिक टाउन की जो यूसी है उसकी यूसी 1 के अंदर पीपल्स पार्टी के अली नवाज, यूसी 2 के अंदर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नवाज, यूसी 3 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आसिम हैदर, यूसी 9 में साबिर अली और यूसी 10 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार अहमद कामयाब हुए। जिला मलीर में भी तीर चल गया है और जिला मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो बात हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो गुलबर्ग टाउन है उसके अंदर यूसी 2 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार फैसल शेख और जहीर मुस्तफी ने 5567 वोट लेकर चेयरमैनशिप जो है वो अपने नाम की है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब जो है वो सिलसिला तेज हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें जो जिना टाउन की यूसी 2 है, फिरदौस शमीम नकवी जो कि कल पिलास के घूम रहे थे और सीधे छोड़ रहे थे, फिरदौस शमीम नकवी को कामयाबी हासिल हुई है, वो यूसी 2 से कामयाब हुए। इसके अलावा यूसी 4 जिना टाउन से जमात इस्लामी के राव आसिफ कामयाब हुए, यूसी 1 से तहरीक इंसाफ के सलीम नादिर कामयाब हुए और यूसी 3 से ही तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए। जिना टाउन की 6 यूसियां जमात इस्लामी के नाम नहीं, जबकि 4 यूसी में तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। इस टाउन की 7 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तारिक कामयाब हुए हैं और शाही टाउन की यूसी 1 में जमात इस्लामी ने कामयाबी अपने नाम हासिल की है। तो मजमूई तौर पर जो कंपटीशन है उसमें अब हम आपको बताएं जिसके साथ शामिल हो गई है डिस्ट्रिक्ट साउथ से, उसने 1 यूसी हासिल की है। इसी तरीके से आजाद पैनल की इत्तला आ रही है कि पूरे का पूरा आजाद पैनल जो है वो यूसी 4 कॉलोनी से जीता है। ये कराची का पहला रिजल्ट होगा जिसमें पूरे आजाद पैनल ने मुकम्मल कामयाबी हासिल की है। इस पर मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन मुकाबला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान भी है। तमाम 16 यूनियन कमेटियों के साथ तहरीक इंसाफ ने भी अपनी कुछ न कुछ जगह बनाई है। ठीक है, इक़्तिदार ये बताएगा कि जमात इस्लामी के अमीर हाफिज इमर रहमान रात को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी और कहा था कि फॉर्म 11 और 12 जो है वो फ्राहम किया जाए, नहीं तो हम लोग धरना देंगे। तो उस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जैसे ही रात को उन्होंने इस बात पे एतराज किया था तो फॉर्म 11 और 12 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया। अगर हम सूबाई या कौमी असम्बलियों की बात करें तो वहाँ पे फॉर्म 45 दिया जाता है, जबकि बलदियाती इलेक्शन में फॉर्म 11 जारी किया जाता है। तो फौरी रात गए जो है वो फॉर्म 11 जारी हो गया था, क्योंकि खुद सईद गनी और मुर्तजा वहाब ने भी इस सिलसिले में बातचीत की थी इलेक्शन कमीशन से, जिसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ फॉर्म 11 और 12 देने का। अब बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, खासतौर पर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट साउथ की, तो उसमें तो मुकम्मल फॉर्म 11 और 12 जो है वो इशू कर दिए गए हैं। लिहारी की 13 में से 12 यूसीओ में इलेक्शन हुए, जिनमें से 11 पीपल्स पार्टी ने जीती, 1 तहरीक इंसाफ ने जीती। वहाँ के तमाम फॉर्म 11-12 इशू हो गए हैं। इस सदर टाउन है डिस्ट्रिक्ट साउथ का ही, यहाँ पे 13 यूसीओ के फॉर्म 11-12 जारी कर दिए गए। 8 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, जबकि 4 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 1 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम रहे। तो मुख्तलिफ जगहों से जो फॉर्म 11-12 है उसके इशू करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और अब इसमें मजीद तेजी आ जाएगी। ठीक है इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आने का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, सोहराब गोट, गुलशन, सफूरा और चुनेसर टाउन गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से, जो इस वक्त DRO ऑफिस में मौजूद हैं। मोहम्मद हमाद, बताइएगा। अजय, कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो है गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे आने का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DRO ईस्ट के दफ्तर के बाहर, जहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो नताइज को कंपाइल कर रहा है। अगर मैं नताइज के हवाले से आपको अपडेट करूँ तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का सोहराबगोट टाउन है, जिसमें 8 यूनियन कमेटियाँ शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6 यूनियन कमेटियों में जो है मैदान मारा है। यूनियन कमेटी 1 अलासिफ स्क्वायर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौलत खान जो है चेयरमैन, सफरुल्लाह और वाइस चेयरमैन जो है 1074 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जबकि UC2 कोयटा टाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हयातुल्लाह चेयरमैन अब्दुल मालिक, वाइस चेयरमैन 1427 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जबकि UC3 से सकिया गोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिलदार हुसैन बरफत, चेयरमैन कादिर बख्श, वाइस चेयरमैन 726 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और सोहराबगोट टाउन की UC4 अयूब गोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुल हसन चेयरमैन, नूर जमान वाइस चेयरमैन 773 वोट लेकर कामयाब हुए। इसी तरह सोहराबगोट टाउन के UC5 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुल्तान अहमद चेयरमैन, लाला रहीम वाइस चेयरमैन 475 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। सोहराबगोट टाउन के UC6 से जो है एहसनाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शाहिद हुसैन चेयरमैन, सरवर खान वाइस चेयरमैन 591 वोट लेकर जो है वो कामयाब हुए हैं। और सोहराबगोट टाउन की ही UC7 यूसुफ साहब गोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद फारूक, चेयरमैन मोहम्मद इमरान, वाइस चेयरमैन 714 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। UC8 न्यू सब्जी मंडी पीपल्स पार्टी के सैयद मोहम्मद बिलाल, चेयरमैन बशीर अहमद, वाइस चेयरमैन जो है 541 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की ही जिना टाउन UC2 से तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी जो है वो कामयाब हुए हैं। जबकि जिना टाउन UC4 से जमात इस्लामी के राव आसिफ शब्बीर कामयाब हुए हैं। जबकि जिना टाउन UC1 से तहरीक इंसाफ के सलीम नादिर कामयाब हुए हैं। और जिना टाउन UC3 से तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मुबश्शिर हफीज़ उल हक कामयाब हुए हैं। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट ही ईस्ट की चनेसर टाउन की UC7 से जो है पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तारिक कामयाब हुए हैं। जबकि चनेसर टाउन UC1 जमात इस्लामी के सैफुद्दीन कामयाब हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो गुलशन टाउन की जो 8 UC से 8 में से 6 में जो है जमात इस्लामी ने कामयाबी हासिल की है। जबकि सफूरा टाउन की 8 UC में से 6 में जो है जमात इस्लामी ने जो है कामयाबी हासिल की है। DRO ऑफिस में जो इलेक्शन का जो अमला है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ऑफिस में DRO का जो अमला अभी इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो मौजूद है और तमाम नताइज को जो है कंपाइल कर रहा है। गैर सरकारी और गैर हतमी जो नतीजा है उसका सिलसिला जो है आने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर से जो है एक UC के जो है वो नतीजे आ रहे हैं। अब से कुछ देर केवल जो है डिप्टी कमिश्नर ईस्ट भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर दौरा किया था। उनका ये कहना है कि 95% जो है 75% जो है वो नताइज मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ देर में जो है तमाम जो नताइज है वो मुकम्मल करने के बाद बाकायदा तौर पर उनका ऐलान किया जाएगा। जी, अब आपको अपडेट करें, जिना टाउन UC2 से तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी कामयाब हो गए हैं। जबकि जिला मलिर से मलिर टाउन UC1 पीपल्स पार्टी के अली नवाज कामयाब हुए हैं। UC2 पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नवाज कामयाब हुए। UC3 के निशिस्त से तहरीक इंसाफ के नाम UC9 और 10 में पीपल्स पार्टी कामयाब रही है। तफसीलात बताएंगे इक़्तिदार अनवर। इक़्तिदार, बताएगा ये वही सीट है, वही UC है जहां पर फिरदौस शमीम नकवी ने जहां से वीडियो अपनी वायरल की थी? जी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेयर कराची की दौड़ थी उसमें शुरू में 3 उम्मीदवार शामिल थे, जिनमें फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रम शेर जमान और अशरफ जब्बार कुरैशी। बाद में अपनी बीमारी के बाइस जो है वो फिरदौस शमीम नकवी ने मेयर कराची की दौड़ से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। लेकिन कुदरत का निजाम देखिए कि फिरदौस शमीम नकवी कल जिस UC में घूम रहे थे, अपने हाथ में प्लास पकड़कर चीले तोड़ रहे थे, उसी UC से वो कामयाब हो गए हैं। जिना टाउन UC2 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी ने कामयाबी हासिल की है। ये सोल्जर बाजार का इलाका लगता है कि जहां से फिरदौस शमीम नकवी ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले भी जो है वो इन इलाकों से कामयाबी हासिल कर चुकी है। फिरदौस शमीम नकवी
جو ہے وہ کل پورا دن خبروں میں زیر بنے رہے، کیونکہ انہوں نے گلاس اٹھا کر بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ سیلیں توڑی اور سیلوں کو مضبوط کرنے کا دعویٰ کیا۔ فردوس شمیم نقوی نے مجموعی طور پر 2989 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ان کے سیکنڈ نمبر پر جماعت اسلامی آئی ہے، جماعت اسلامی نے 1391 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے نون رہنماؤں میں سے یہ ایک واحد رہنما ہے جو اپنی سیٹ کو سیکیور کر پائے ہیں۔ ان کے علاوہ اشرف جبار قریشی اور خرم شیر زمان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن فردوس شمیم نقوی نے اپنی یوسی کو نکال کر اپنی کامیابی حاصل کی ہے۔ فردوس شمیم نقوی کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے اپنے حلقے میں دھاندلی ہونے سے روکا جبھی وہ کامیاب ہوئے۔ ٹھیک ہے اقتدار، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں آٹے کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ چھوٹی چکی کا فی کلو آٹا 30 روپے کمی سے 120 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کی لہر جاری ہے، شہر قائد میں آٹے کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات جانیں گے وسیم افتخار سے۔ جی وسیم۔ آج بالکل شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم سستی ہونے کے بعد اب آٹے کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کمی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہول سیل میں بھی ہم نے دیکھا کہ آٹا سستا ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں چکی کے آٹے کی، تو چکی کے آٹے کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں گندم کی، تو گندم کی 100 کلو کی بوری جو کہ 12,000 روپے سے بھی تجاوز کر گئی تھی، وہ تقریباً 3,000 روپے کمی سے 3,500 کمی سے جو ہے وہ تقریباً اب 9,000 روپے پر آ گئی۔ تو اس الٹیمیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتائج اب آٹے کی قیمتوں میں پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت میں ایک چکی پہ موجود ہوں، اور اس وقت آٹا جو ہے وہ یہاں پہ تیار کیا جا رہا ہے۔ چکی کا آٹا ہے جس کی تیاری کا عمل اس وقت جاری ہے۔ گندم اس چکی میں موجود ہے اور یہ آٹا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ اس وقت میں ساتھ موجود ہیں چکی کے مالک، کن سے جانتے ہیں۔ گندم سستی ہو گئی ہے تو چکی کا آٹا کتنا سستا ہو گیا ہے، فی کلو پہ کتنی کمی واقع ہوئی ہے؟ کلو پہ 20-30 روپیہ گر گیا ہے، 10 کلو پہ سمجھو 300-400 روپیہ گر گیا ہے۔ ابھی ہمارے پاس نیا مال آئے گا، پھر نیا ریٹ آئے گا۔ تو ابھی جو 20-30 روپے گرے ہیں، تو ابھی فی کلو چکی کا آٹا کتنے کا ہو گیا اور پہلے کتنے کا تھا؟ پہلے تھا 150 روپے کلو، ابھی 120 روپے کلو ہو گیا ہے جی۔ اب سستا ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیل بڑھ گئی ہے؟ سستے میں سیل بڑھ جاتا ہے، جب مہنگا ہو جاتا ہے لوگ جو 10 کلو لینے والے وہ 5 کلو پہ آ جاتے ہیں، جو 5 کلو لینے والا ہے وہ 2 کلو پہ آ جاتا ہے، وہ ان کے لیے کھانا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا بھی اور کمانا بھی۔ یہی مسئلہ ہے سارا ملک میں، یہی تو ہو رہا ہے۔ پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے تو دکاندار مہنگا بیچ رہا ہے، اس کو سستا ملے گا تو سستا بیچے گا۔ یہ تھے چھوٹی چکی کے مالک، جن کا بتانا ہے کہ چکی کا آٹا فی کلو جو ہے وہ تقریباً 30 روپے سستا ہو کے اب جو ہے وہ 120 روپے کلو پر آ گیا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جب اوپن مارکیٹ میں گندم مہنگی ہوتی ہے تو پھر دکاندار بھی جو ہے وہ مہنگے داموں آٹا جو ہے وہ بیچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، لیکن جب سستا ہوتے ہی ہے گندم تو اس کے نتیجے میں اس کے اثرات پھر آٹے پہ پڑتے ہیں، اور پھر آٹا جو ہے وہ سستا جو ہے فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ اوپن مارکیٹ میں گندم جو ہے اگر فی کلو کی بات کریں، جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 130 روپے سے بھی تجاوز کر گئی تھی، وہ اب اوپن مارکیٹ میں 90 روپے فی کلو پر آ گئی ہے جی۔ ہفتے کے آغاز پر ہری سبزیوں اور روزمرہ استعمال کی سبزیوں میں ٹماٹر اور آلو کی قیمتوں میں استحکام ہے، تاہم پیاز کی قیمت نیچے نہیں آ سکی۔ شہر میں مقامی، ایرانی اور مصر کی پیاز 180 سے 200 روپے کلو پر ہی فروخت ہو رہی ہے۔ بھنڈی 40 روپے کمی سے 200 روپے کلو پر آ گئی ہے۔ آلو ٹماٹر 50 روپے کلو پر دستیاب ہیں۔ درآمدی لہسن اور ادرک 400 روپے، جبکہ ہری سبزیاں 50 سے 160 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہیں۔ ہرے مسالے میں مرچیں 20 روپے اضافے سے 120 روپے کلو تک پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان برائے معاشی امور مزمل اسلم نے ملک کی موجودہ معاشی صورتحال، مہنگائی اور تاجروں کو درپیش مسائل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے کاوش میمن سے۔ جی بالکل، ملک جہاں ایک جانب معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف تاجر اور جو دیگر شہری ہیں وہ شدید طور پر مہنگائی اور دیگر معاملات کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم۔ سر بتائیں، ملک معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، تاجر برادری کافی پریشان ہے، LCs ریلیز نہیں ہو رہی، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت برے حالات ہیں۔ میں کیونکہ اپنا بھی وسیع تجربہ 20 سال کا تو ہے، لیکن میں لوگوں سے بات کر رہا تھا، جیسے شوکت صاحب نے بھی ابھی بات کی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں ہم نے دیکھا تاجروں کو ٹیکس پہ احتجاج کرتے ہوئے، ہم نے دیکھا تاجروں کو بجلی کے نرخ میں احتجاج کرتے ہوئے،
बिजली के ना होने पे एहतजाज करते। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ताजरों को बैंक से पेमेंट ना मिलने पे एहतजाज करते देखा है, और ये नहायत ही जिसे कहते हैं ख़तरनाक चीज़ है। एक तो ये कि ये ताजर बरादरी होती है, ये जितनी घबराहटियाँ होती है और कोई नहीं होती। अगर इनका एक दफ़ा एतमाद उड़ गया तो ये फिर मुल्क से जो है कारोबार भी बाहर लेके जा सकते हैं, अपने कारोबार को स्लो भी कर सकते हैं। फिर दूसरा ये कि मुल्क में हमारे वैसे ही कीमतों का कंट्रोल नहीं है, तो जब पोर्ट से कीमतें नहीं निकलेंगी, बाहर चीज़ें नहीं निकलेंगी, तो मुल्क में आप देखेंगे कि खुद ब खुद जो है महंगाई होगी। आजकल जो चीज़ 100 की बाहर आ रही थी वो 150 रुपये की वैसे ही हो गई है, तो एक आम आवाम पे भी जो है इसका बहुत बड़ा बोझ चल रहा है। सर, आपको ये नहीं लगता कि महंगाई तो है ही, लेकिन साथ में जो मुनाफाखोर है वो भी सरगर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं? उनको कंट्रोल करने के लिए हमें हुकूमत ना इंतजामिया कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख लें, एक छोटी सी मिसाल चिकन है। चिकन का कोई रेट नहीं है, डॉलर का कोई रेट नहीं है। कोई कहता है 260 का, कोई कहता है 270 का लिए, कोई कहता है 265 का लिए। तो इस वक्त इंतज़ामी तौर पे जो है मुल्क फाइनेंशियली जिसे कहते हैं बिल्कुल ब्रोकन हो चुका हुआ है, और कोई एक कंट्रोल नहीं है, कोई एक रेट नहीं है। मुल्क में सप्लाई चेन टूट चुकी हुई है, जिसे कहते हैं जिस सप्लाई चेन का मतलब होता है फरहमी हर चीज़ की जो है स्मूथ हो, वो टूट चुकी है, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं। ठीक है, बिल्कुल। इस सिलसिले में मुज़म्मिल असलम का ये कहना था कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से जो मुल्क के माशी सूरत हाल है वो इंतहाई दिगरगू का शिकार है, और जो ताजा हवाले से जो मुश्किलात हैं उनका भी उन्होंने इस बात का इज़हार किया। शहर में जारी तरक्याती कामों की वजह से बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक के दबाव बरकरार है। मेन यूनिवर्सिटी रोड, जहांगीर रोड, गुरु मंदिर, साइट एरिया, सीमेंस चौरंगी और शाहराह फैसल के अतराफ ट्रैफिक की रवानगी मुतासर है। तफसीलात बताएंगे शाहजेब हुसैन। की बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल मामूल बन गया है। इस वक्त जो है तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया जाता है कि शहर कायद में जगह जगह तरक्याती काम का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो दबाव है वो मुतवक्का दिखाई देता है। इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो अपडेट आई है उसके मुताबिक सीमेंस चौरंगी पर तरक्याती काम की वजह से शाहराह को बंद किया हुआ है, और उस ट्रैफिक को नोरस चौरंगी की तरफ जो है मोड़ा जा रहा है, जो कि हबीब बैंक चौरंगी से होते हुए नोरस चौरंगी की तरफ जा रहा है। ताहम अगर दूसरी जानिब बात की जाए शाहराह कायदीन की, वहाँ पर भी जो है ट्रैफिक का दबाव नज़र आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है वहाँ पर अल्लाह वाली चौरंगी के करीब सेवरेज का पानी जो है सड़क पर आ गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई थी। इस वक्त जो है शाहराह फैसल भी जो है ट्रैफिक का दबाव देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि दफातर जाने वाले जो हजरात हैं किसी की बॉन्डिंग जो है सुबह 8 बजे होती है, और किसी की जो है जो मार्केट जो जाते हैं हजरात वो घरों से निकलते हैं थोड़ा सुबह लेट निकलते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो निज़ाम है तो उसमें जो रवानी है वो थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार है। इसी तरीके से अगर बलोच कॉलोनी के अतराफ़ की बात की जाए, शहीद मिलत रोड हो गया या शाहराह फैसल की जानिब जो बलोच कॉलोनी की तरफ से जो रास्ता जा रहा है, वहाँ पर जो है तरक्याती काम का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी हल्की चल रही है। अगर इसी तरीके से हम बात करें सेंट्रल की, तो मेन यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। नीपा चौरंगी से जेल चौरंगी के दोनों अतराफ़ के जो शाहराह हैं वहाँ पर भी जो है ट्रैफिक का दबाव देखने में नज़र आ रहा है। शहरियों से इल्तिमास की जाती है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए जो अपनी सवारियाँ हैं वो इत्मीनान से चलाएं, क्योंकि शहर में तरक्याती काम का जो सिलसिला जारी है तो उसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव देखने में नज़र आ रहा है। जी, सरकारी महकमों में 90,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमतों का ये मामला है। कल होने वाले टेस्ट रोकने से मुतालिक MKM की दरख्वास्त की समाअत जस्टिस जुनैद गफ्फार ने दरख्वास्त की समाअत से माजूरी जाहिर कर दी है। तफसीलात बताएंगे बिलाल अहमद। जी, सिंध के 35 सरकारी महकमों में 90,000 से ज़ायद मुलाजमतों का ये मामला है। MKM पाकिस्तान की जानिब से आज एक फौरी समाअत से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी समाअत आज होना थी जस्टिस जुनैद गफ्फार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू। ताहम सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनैद गफ्फार ने MKM की इस दरख्वास्त की समाअत से माजूरी जाहिर कर दी है। अदालत ने यह करार दिया कि ये एक सिविल मैटर है और उनका बेंच टैक्स मैटर को सुन रहा है, लिहाजा किसी ऐसे बेंच के सामने ये केस लगाया जाए जो सिविल केसेस को सुनता हो। जिसके बाद अब ये दरख्वास्त की समाअत के लिए मामला सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अरसाल कर दिया गया है, और चीफ जस्टिस के हुक्म के बाद ही नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। तारिक मंसूर एडवोकेट हैं जो कि MKM की जानिब से पेश हो रहे हैं, और उनका ये मौक़िफ़ है कि कल टेस्ट होना है,
35 सरकारी महकमे हैं जिनमें 90,000 के करीब सरकारी मुलाजमतें हैं और उन मुलाजमतों पर अगर कल टेस्ट हो जाता है तो यकीनी तौर पर फिर बाद में मामला ख़राब हो सकता है और उनकी इस्तदा ये है कि ये जो 90,000 के करीब सरकारी मुलाजमतें उन पर भर्तियों का मामला है, इसमें गैर कानूनी तरीके से मनपसंद अफराद को भर्ती करने का मनसूबा बनाया गया है, जिसकी वजह से जो शहरी सिंध के लोग हैं वो मुतासिर होंगे। लिहाजा इस पूरे अमल जो कि गैर कानूनी है उसको रोका जाए और फौरी समाज से मुतल्लिक़ उनकी दरख्वास्त को सुना जाए। ताहम आज अदालत ने जस्टिस जुनैद गफ्फार की जो अदालत है उन्होंने इस दरख्वास्त की समाअत से माजूरी जाहिर कर दी है, जिसके बाद अब इस दरख्वास्त को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू भेज दिया गया है ताकि दूसरा बेंच तश्कील दिया जा सके। डीसी कुरंगी के अमले से पेपर छीनने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कुरंगी में ड्यूटी पर मामूर प्रिजाइडिंग अफसर नियाज अहमद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि पीटीआई के लोगों ने बैलेट पेपर छीन कर फरार हुए। तफसीलात बताएंगी फातिमा सलीम। फातिमा, बताइएगा कि किस दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, ये डीसी कुरंगी के अमले से जो है बैलेट छीनने का मामला हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने वाक़े का जो है मुकदमा शाह फैसल कॉलोनी थाने में जो है ये दर्ज कर लिया है। मुकदमे में जो है वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियाज अहमद की मदियत में जो दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने जो है वो ये वाज़े तौर पे बताया है कि बल्दियाती इंतखाबात के दौरान कुरंगी में ड्यूटी के जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और पीटीआई के लोगों ने जो है वो बैलेट पेपर छीन कर वहाँ से जो है वो फरार हुए थे। मुकदमे में मज़ामत की दफात जो है वो शामिल की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा आपका। यहाँ आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात में पहला आज़ाद पैनल कामयाब हो गया। ज़िला मलिर इब्राहिम हैदरी टाउन UC4 मजीद कॉलोनी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज चेयरमैन और सैफुल्लाह वाइस चेयरमैन 2894 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। तफसीलात बताएंगे इक़्तिदार अनवर। जी इक़्तिदार। आपका कराची के बल्दियाती इलेक्शन में अब एक अच्छी खबर आई है, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातें बाइकॉट पर थी या वोटिंग टर्न आउट कम था, वहां कराची के इलाके जिला मलिर टाउन की UC4 मजीद कॉलोनी में आज़ाद उम्मीदवारों के पैनल ने तमाम सियासी जमातों को पिछाड़ कर रख दिया। आज़ाद उम्मीदवारों में मोहम्मद फिरोज चेयरमैन और सैफुल्लाह 2894 वोट लेकर चेयरमैन और वाइस मुंतखब हुए। इसी UC4 के वार्ड 1 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इस्माइल 392 वोट के कौंसलर मुंतखब हुए। इसी UC के वार्ड 2 में सज्जाद कादरी 820 वोट लेकर, वार्ड 3 में शाहिद रहमान 458 वोट लेकर और ठीक है इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया आपका। रुपए की कदर में कमी, डॉलर तगड़ा हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा होकर 228 रुपये 30 पैसे पर पहुंच गया है। आपको बताएं कि रुपए की कदर में कमी आ गई है, डॉलर तगड़ा हो गया है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा होकर 228 रुपये 30 पैसे पर पहुंच गया है। आपको बताएंगे कि बिजनेस के हवाले से ये खबर है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, फॉरेन डीलर्स का कहना है कि मार्टिन लूथर किंग डे की वजह से न्यूयॉर्क में आम तासीर है, जिसकी वजह से जो मनी मार्केट में जो अगले रोज का कारोबार हो रहा है, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है जिसमें इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 228 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। साथ ही माहिरीन का कहना है कि ट्रेलर बैलेंस कर्जों की अदायगी है, जिससे रुपये का प्रेशर मुसलसल बढ़ रहा है। ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा है कि डॉलर की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट में मुसलसल 30 रुपए का फर्क किसी सूरत नहीं होना चाहिए। पहली बार देखा है कि ताजर दरामदी माल क्लियर न होने और भारी चार्जेस पर स्टेट बैंक के सामने एहतजाज पर मजबूर हुए। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। ताजिर हो या सनतकार हो, हर कोई कंसर्न शो कर रहा है क्योंकि दरामदी माल क्लियर नहीं हो रहा है। डॉलर की शदीद किल्लत है, उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि जो भारी चार्जेस आयद हो रहे हैं उससे महंगाई की रफ्तार भी बढ़ रही है। यहाँ FPCCI के साबिक जो हैं सीनियर नायब सदर जो हैं मिर्जा इख्तियार बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कभी ताजिर प्रोटेस्ट स्टेट बैंक के सामने सुना है आपने? जी, बिज़नेस कम्युनिटी बहुत परेशानी में है। एक तो जो रुपए की कदर में जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी ऑफिशियल में और अनऑफिशियल में 25-30 रुपए का फ़र्क है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो
हम एक्सपोर्ट्स के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, इसमें डाइज हैं, केमिकल्स हैं, पॉलिस्टर फाइबर है और बहुत सारे खाम माल है, वो क्लियर नहीं होने दिया जा रहा है, डॉलर नहीं है और उसके साथ साथ पोर्ट पे डैमरेज लग रहे हैं। वो एक्सपोर्ट्स गुड्स बनाने के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर उनके नहीं पाए तकमील तक वो पहुँचा पा रहे हैं, तो ये एक बड़ी अनसर्टेन सिचुएशन है। और पहली बार मैंने पूरा ज़िंदगी में देखा है कि ताजिर जो हैं वो सड़कों पर आए हैं, स्टेट बैंक के बाहर आए हैं और उनका ये कहना है कि हमारी गुड्स जो हैं वो रिलीज़ करके दें, हमको डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करें ताकि हम गुड्स क्लियर कराएं और डैमरेज माफ़ किया जाए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को पोर्ट का डैमरेज जो है वो कम से कम उसमें ज़रूर रियायत देनी चाहिए, क्योंकि ताजिरों की अपनी गलती नहीं है। और दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट से डॉलर कमाए जाते हैं उसके लिए आप दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो ये मुझे बड़ा मुतज़ाद एक अप्रोच नज़र आती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक्सपोर्ट को ज़िंदा करें, एक्सपोर्ट से डॉलर आने के दरवाज़ों को खोलें, एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्शन है फैक्ट्रीज़ में माल की, उसका ख़ाम माल को फ़ौरन से पेश से रिलीज़ करें और डैमरेज वगैरह जो लग चुका है, जो लाखों में है, हज़ारों में नहीं लाखों में है, उसको पोर्ट के डैमरेज को तो आप माफ़ कर सकते हैं, रियायत दे सकते हैं। सब ने हमने अपने अपने तई इसमें अपना किरदार अदा करना होगा पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए। जी, जैसे कि आपने सुना, जो शदीद कंसर्न्स भी आ रहे हैं, ताजिरों सनअतकारों सब परेशान हैं और यहाँ जो बड़ा मुतालबा किया गया कि हुकूमत फौरी तौर पर जो पोर्ट पे माल फंसे हुए हैं उसको क्लियर कराने के लिए इकदाम उठाए और साथ ही रियायत दी जाए। सिर्फ पोर्ट के जो चार्जेस हैं या तो उसको ख़त्म किया जाए या उसकी जो है कुछ सहूलत दी जाए, साथ ही जो इंडस्ट्री चल रही है उसको मरने ना दिया जाए।